अच्छा जी, ये 29 से 33 तक ये एनालिसिस कर लें। फिर आज मैं आप लोगों को जो ये तहसीलदार लोगों का ये जो है टॉपिक फाइनल प्रेपोजिशन स्टार्ट करवा दूं। वकास, ये भी आप ना मुझसे पूछ लेना बेटे, मैसेज पे, व्हाट्सएप पे। नहीं, ऐसा नहीं है ये जो आप लोग कह रहे हो ना। तो ये ग्रुप में आप लोग चैट कर लेना बेशक। अच्छा जी, 28 मैंने आप लोगों को क्रिएशन और डिजाइन वाली छुड़वा दी है। इस पे मैं खुद अभी अनक्लियर हूं। अब आप इसको 29th एब्सेंस वाला एक सेंटेंस में बना देता हूं और कल की तरह एक्टिविटी स्टार्ट कर दो। द एब्सेंस ऑफ compassion is called selfishness. The या is called की जगह the absence of compassion creates selfishness. The absence of something creates something. जैसे कि इधर मैं लिखूं वाटर और आगे मैं लिखूं बैरननेस। बैरननेस का मतलब है बंजरपन। तो मैं कहूंगा कि द एब्सेंस ऑफ वाटर creates barrenness. या मैं लिखूं लॉ और अनार्की। तो द एब्सेंस ऑफ लॉ क्रिएट्स अनार्की। अनार्की का मतलब है ला कानूनियत। द एब्सेंस ऑफ वेल्थ
creates underprivileged. क्या बात है, जिंदाबाद आयशा। तो इधर लिखूंगा मैं वेल्थ और इधर लिखूंगा मैं हाँ, शाबाश अब्दुल रहमान, बिल्कुल ठीक है, अंडर प्रिविलेज्ड। अंडर प्रिविलेज्ड। The absence of education create illiteracy. Shabash, Malik Burhan, very good. The absence of light, the absence of civilization create savagery. Savage की जगह। कोई एक बच्चा मिस हो गया, 1 मिनट, किसी ने ऊपर भी लिखा था। The absence of knowledge creates ignorance. अकमल खान ने लिखा था, शाबाश। अच्छा जी, अब उसके बाद है इंक्लूजन या प्रेजेंस का। अब यहां इंक्लूड्स करके करो। The absence of medium is called creates vacuum. The absence of vitamins create weaknesses. Shabash, shabash. The inclusion of knowledge, the absence of peace create chaos. शाबाश, बहुत अच्छा लिखा है, very good. The inclusion of knowledge creates wisdom. अब inclusion और creates, इन दो वर्ड्स का सहारा लो और एनालॉजी बनाओ। एब्सेंस वाला बहुत अच्छा बनाया आपने। ठीक है, द इंक्लूजन ऑफ पीपल क्रिएट्स अ ग्रुप, बिल्कुल ठीक है, सायरा सही है। द इंक्लूजन ऑफ हार्मनी क्रिएट्स पीस, बिल्कुल ठीक है। ठीक है जी, द इंक्लूजन ऑफ प्लेयर्स क्रिएट्स टीम्स, टीम, ठीक है जी। फरहान खलील ने बेहतरीन लिखा है, सबसे बेहतर। अकमल खान ने भी बहुत अच्छा लिखा है, द इंक्लूजन ऑफ यूनिटी क्रिएट्स पावर, इंक्लूजन ऑफ पावर क्रिएट्स अथॉरिटी। क्या बात है जी, ये तो सीक्वेंस बन गया अकमल और फरहान का।
Inclusion of unity creates power, and the inclusion of power creates authority. Inclusion of thoughts create cognition. अच्छा. कॉग्निशन के अंदर बेटे सिर्फ इंक्लूड्स तो नहीं होती थॉट्स, सिंथेसाइज भी तो होती हैं. द इंक्लूजन ऑफ अथॉरिटी क्रिएट्स कॉन्फिडेंस. बिल्कुल ठीक है. हाँ, द इंक्लूजन ऑफ पैशन क्रिएट सक्सेस. बिल्कुल ठीक है. बस जी. अब 31st जो है वो है रिमूवल. रिमूवल या एक्सक्लूजन. रिमूवल वाला रहने दो, ये एब्सेंस वाला ही है. रिमूवल वाला रहने दें. नहीं, वो क्रिएट्स है. वन थिंग रिमूव्स द अदर थिंग. नॉलेज रिमूव्स इग्नोरेंस. हाँ, बनाओ. इसका भी बनाओ जी. नॉलेज रिमूव्स इग्नोरेंस. लाइट रिमूव्स डार्कनेस. मनी रिमूव्स पॉवर्टी. फातिमा शाबाश. मॉइस्चर रिमूव्स ड्राइनेस. मेडिसिन रिमूव्स डिजीज. लॉ रिमूव्स क्राइम. शाबाश. एक्सरसाइज रिमूव्स लेजीनेस. शाबाश. ब्रेवरी रिमूव्स फियर. शाबाश. ऑप्टिमिज्म रिमूव्स पेसिमिज्म. अथॉरिटी ऑफ लॉ रिमूव्स अनार्की. टीचर रिमूव्स इलिटरेसी. ठीक हो गया जी. बिल्कुल ठीक है जी. द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्रिएट सफोकेशन. प्रेयर्स सिन को रिमूव नहीं करते वसीम. कॉन्फिडेंस रिमूव्स फियर. बिल्कुल ठीक है. हाँ जी. काइंडनेस रिमूव्स एंटीपैथी. बिल्कुल ठीक है. चलो जी, आखिरी दो का बनाओ अब. अवॉइडेंस. A miser avoids extravagance. एक्स्ट्रावेगेंस का मतलब है फजूल खर्ची. अवॉइड्स. A social avoids gatherings. शाबाश सायरा, वेरी गुड. हाँ, सोशल के आगे गैदरिंग होना चाहिए.
A social avoids gatherings. Avoids. A criminal avoids police. ठीक हो गया जी. Muslims avoid wine, liquor. सिर्फ बियर ना कहिए. Introvert avoids gathering. ये बिल्कुल ठीक है. अच्छा, हम्बल नहीं, हम्बल पर्सन अवॉइड्स शो ऑफ. हाँ, ये सारा दूसरा आपने बेटी अच्छा लिखा है. बैट अवॉइड्स डे लाइट. नोबल्स अवॉइड मीन्स ये गलत है. ये किसका है? नहीं बेटा, ये गलत है. हैप्पीनेस अवॉइड सैडनेस. हाँ, द करप्ट अवॉइड्स अकाउंटेबिलिटी. ये ठीक है. वाह जी वाह. ठीक है फरहान, आमना सही है. स्टूडेंट्स अवॉइड एग्जाम्स. जिया अवॉइड स्मोकिंग. बेटे कोई फैक्ट लिखे ना. फैक्ट फैक्ट. सिचुएशन नहीं देनी, फैक्ट देना है. हार्ड वर्कर के बाद बनाओ. हार्ड वर्कर अवॉइड्स व्हाट. आयशा जावेद ने यह बहुत अच्छा बनाया है. स्कैमर अवॉइड्स ट्रांसपेरेंसी. हार्ड वर्कर का आगे कंप्लीट करो ना. हाँ, हार्ड वर्कर अवॉइड्स लेजीनेस. ये डॉक्टर अली ने ठीक बनाया है. हाँ, लेजीनेस. बिल्कुल ठीक है जी. नहीं जी, डायमंड अवॉइड नहीं कर सकता हुजूर. हाँ, प्रोक्रास्टिनेशन ठीक है. अ हार्ड वर्कर अवॉइड्स प्रोक्रास्टिनेशन. सिचुएशन नहीं मेरा बच्चा. सिचुएशन नहीं, फैक्ट बताएं, फैक्ट. अच्छा चले, अब आओ आखिरी पॉइंट की तरफ. मलिक बुरहान, ये जो आपने लिखा है ना, इसको हम कहते हैं आयरनी.
अच्छा, अब कंपोजिशन का बनाओ। समथिंग इज कंपोज्ड ऑफ समथिंग। एक मैं लिख लेता हूं, बॉडी और सेल्स, ये लास्ट है। बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ सेल्स। नहीं बेटे, ट्री कंपोज नहीं होता, कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स बनाओ। वुड इज कंपोज्ड ऑफ कार्बन, ये ठीक है। एयर इज कंपोज्ड ऑफ गैसेस, शाबाश। सायरा, आपने जो बताया है वो पार्ट और होल का रिलेशनशिप है। ट्री इज द होल एंड लीव्स आर द पार्ट्स। वॉल इज कंपोज्ड ऑफ ब्रिक, शाबाश। हाँ हिलाल, ये ठीक है। वाटर इज कंपोज्ड ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये ठीक है। वाह जी वाह। वुड इज कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज, ये ठीक है। क्लॉथ इज कंपोज्ड ऑफ थ्रेड, ठीक है। डायमंड इज कंपोज्ड ऑफ कार्बन। अच्छा सहर, ये टाइप में नहीं आ जाएगा? अच्छा, कंपोजिशन है उसकी कार्बन। ग्लेशियर इज कंपोज्ड ऑफ स्नो, ये बेटे अकोमुलेशन है। अकमल, ये ऊपर जो हमने पढ़ा था। अच्छा सायरा यूसुफ, कोरोला का क्या मतलब? बिल्डिंग इज कंपोज्ड ऑफ ब्रिक्स, क्लास इज कंपोज्ड ऑफ स्टूडेंट्स। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है सायरा बेटे। चलो जी बस, ये ग्रुप है बेटे। हाँ, राव कैसर ने ये ठीक लिखा है। ये बेटे पार्ट और होल का रिलेशनशिप है फरहान। अब आप लोगों ने जितने रिलेशनशिप्स पढ़ लिए हैं ना, अब अपने रिलेशनशिप्स जो है ना, वो एनालॉजी के रिलेशनशिप्स खुद खड़ा करो अब। तो बच्चे पूछ रहे थे कि सर इनको याद कैसे करना है, तो बेटे इनको याद नहीं करना होता, इनके रिलेशंस को याद करना होता है, बार बार दोहराना होता है, ताकि कोई एनालॉजी सामने आए तो फौरन आप उसका रिलेशन बनाओ। बात समझ लगी? ठीक हो गया जी। अच्छा जी, ये तहसीलदार लोगों का आज ये लास्ट टॉपिक है प्रेपोजिशन का। उसके बाद ये जो दोनों सेशंस रह जाएंगे 2045, आप लोगों की नरेशन और वॉइस रह जाएगी, बस ऐसा ही है ना जी? चलें, बिल्कुल ठीक है। वो 18 से, क्योंकि टेस्ट सेशन भी स्टार्ट हो रहा है, तो 18 से पहले पहले जो है ना, इंशाल्लाह 18 से तो बहुत पहले अब खत्म हो जाएगा। मेन चीज जो थी ना, वो वर्ब की थी। वर्ब अल्लाह अल्लाह करके खत्म हुआ है, तो मेरे दिमाग से बोझ हटा है बेटे। अच्छा, एक और मैं आपसे गुजारिश करूं, एक और मैं बात बताऊं आपको कि ये जो एनालॉजी वाला पार्ट आपने किया है 18 को, बेटे सीएसएस का है, सीएसएस का।
अच्छा, तो मैं ये गुजारिश कर रहा था आपसे कि ये जो ईडीएम्स का भी मैं बेटे ईडीएम्स को क्रैक कर लिया है मैंने, ईडीएम्स को क्रैक कर लिया है, तो उसके भी मैं ना एडवांस लेक्चर आपको भेजूंगा अब। अच्छा, अब मुझे ये बताओ आप लोग कि ये जो एनालॉजी करते हो, एनालॉजी जो आपने पढ़ी है, अगर ये एग्जाम में नहीं आती, हिलाल आप लोगों के सिर्फ इडियम्स रहते हैं? हाँ जी, वो टॉपिक था एएसआई वालों का, वो टॉपिक था सेंटेंस कंप्लीशन का, उसका लेक्चर मैंने दे दिया हुआ है। हाँ, वो बेटे नरेशन और वॉइस तो मैंने करवानी है। अच्छा, वॉइस जो है ना वो तो मैंने करवानी है अभी, वॉइस और नरेशन, लेकिन वो इन्होंने ना तहसीलदार एएसआई लोगों ने इन्होंने कर ली है। तो ये अब प्रेपोजिशन का इनका लास्ट टॉपिक है, इसके बाद ये चले जाएंगे टेस्ट्स पे, और इनके टेस्ट जो हैं वो एमसीक्यूज टाइप होते होते हैं। तो ये टेस्ट देने लग जाएंगे आपका, फिर सिर्फ दो टॉपिक्स बचेंगे। अच्छा ठीक है, राव कैसर, मैं कर दूंगा बेटे। चले, सेंटेंस कंप्लीशन में शेयर कर देता हूं आप लोगों से। ठीक है, मैं कर देता हूं। अच्छा, अब गुजारिश आप लोगों से ये है बॉयज एंड गर्ल्स, एनालॉजी देखें, कभी आती है एग्जाम में और कभी नहीं आती। अच्छा, एनालॉजी का आपको फायदा क्या है? एनालॉजी पढ़ने का आपको फायदा क्या हुआ है, ये बताओ। एनालॉजी की प्रैक्टिस करने से ना एक लॉजिकल कनेक्शन बनाना आ जाता है, लॉजिकल रीजनिंग और लॉजिकल सेंटेंस बनाना आ जाता है। तो एनालॉजी का इनडायरेक्ट जो है, हाँ, कंपैरिजन और लॉजिक आ जाती है, बिल्कुल ठीक है। हाँ, सेंस डेवलप होती है इससे। तो हुजूर, इसका आपको जो बेनिफिट मिलना है ना, वो ऐसे के कमेंट्स में भी मिलना है एनालॉजी का। बेसिकली ये जो टॉपिक है, ये जीआरई इंटरनेशनल का टॉपिक है, और ये जो कैम्ब्रिज के स्टूडेंट्स होते हैं ना, कैम्ब्रिज एजुकेशन सिस्टम के, उनको ये बच्चों को करवाई जाती है। जैसे यहाँ पाकिस्तान में गैट और नेट के एग्जाम नहीं होते बेटे, राव कैसर, वैसे ही एक इंटरनेशनल एग्जाम है जीआरई, ये उसका है। ठीक है जी, चलो जी, अब हम आते हैं प्रपोजिशंस की तरफ। अब जी, प्रपोजिशन जो है वो क्या है? प्रपोजिशन एक लफ्ज है। ये नई स्क्रीन शेयर हुई है आप लोगों से? है मदी? अच्छा, एक मिनट, दोबारा मैं शेयर करता हूँ, एक मिनट ठहरो। चले, थैंक यू बेटे अकमल। अच्छा जी, अब प्रपोजिशन क्या चीज है? प्रपोजिशन एक लफ्ज है। जजाकल्ला बेटे मितला कैसर। अच्छा जी, प्रपोजिशन पे अब बात करते हैं
कि प्रेपोजिशन क्या चीज है? प्रेपोजिशन एक लफ्ज है और ये नाउन, प्रोनाउन या जेरेंड से पहले आता है। और जिस नाउन, प्रोनाउन या जेरेंड से पहले आता है उसका रिलेशनशिप बना देता है बाकी सेंटेंस से। फिर देखिए, प्रेपोजिशन क्या चीज है? प्रेपोजिशन एक लफ्ज है। ये किससे पहले आता है? ये नाउन, प्रोनाउन या जेरेंड से पहले आता है। और ये करता क्या है? अच्छा, नाउन, प्रोनाउन, जेरेंड से पहले कैसे? अब देखो, आई गेव अ बुक टू अली, आई गेव अ बुक टू हिम, और ही इज एडिक्टेड टू स्मोकिंग। अब मैंने जानबूझ के सेम प्रेपोजिशंस यहां पर यूज किए हैं टू के। ये देखो, सेम प्रेपोजिशंस। अब इन प्रेपोजिशन के बाद क्या चीज आ रही है? देखो, प्रेपोजिशन की निशानी है ये, प्रेपोजिशन को रिकॉग्नाइज करने का तरीका है ये, कि इनके बाद में नाउन्स होंगे। और नाउन की मैं तुम्हें बताता होता हूं, तुम लोगों को तीन हालतें होती हैं। कौन कौन सी? एक नाउन, ओरिजिनल नाउन जो होते हैं, दूसरा प्रो नाउन, और तीसरा जेरेंड। जब वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म जेरेंड का काम करती है तो। अच्छा जी, एक मिनट होल्ड कीजिएगा जरा। मेरी आवाज आ रही है ना बेटे? अच्छा जी। तो मैं ये गुजारिश कर रहा था कि प्रेपोजिशन के नाम जो है, इसको जरा कट, इसको जरा तोड़ो तो सही। देखो, ये बनता है प्री पोजिशन। इस नाम को अगर हम तोड़ें तो प्री पोजिशन, यानी ये ऐसे वर्ड्स होते हैं कि जिनकी पोजीशन जिनकी पोजीशन नाउन या फिर प्रोनाउन या फिर जेरेंड से पहले होती है। और ये जिन नाउन, प्रोनाउन या जेरेंड से पहले आते हैं उनका रिलेशनशिप बना देते हैं बाकी फिक्रे से। जैसे कि अली प्लेस्ड अ बुक ऑन द टेबल। ये आपको स्क्रीन शेयर हो रही है ना बेटे, जिस पे लिख रहा हूं मैं? ठीक है, बिल्कुल सही है। अच्छा जी, अब ये देखो आप,
ये जो ऑन के बाद ये जो टेबल का नाउन आया है, ये अब ऑन जो हो गया, ये हो गया यहां पर प्रेपोजिशन। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अब ऑन जो हो गया, ये हो गया प्रेपोजिशन। और देखो इनकी पोजीशन जो है वो किसी नाउन, प्रोनाउन या जेरेंड से पहले की है। अच्छा, अब ये ऑन को अगर मैं हटा दूं बीच में से, तो अली प्लेस द बुक द टेबल, तो फिक्रा बेमानी हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये प्रेपोजिशन जो है ये एक ऐसा लफ्ज है, प्रेपोजिशन एक ऐसा वर्ड है जो कि नाउन, प्रोनाउन या जेरेंड से पहले आता है, और उस नाउन, प्रोनाउन या जेरेंड की का रिलेशनशिप बाकी फिक्रे के साथ बना देता है। जैसे कि मैंने पहले गुजारिश की कि ही इज एडिक्टेड, इंतहाई घटिया लिखा जा रहा है भाई, इसकी आदत नहीं है ना अभी। जजाकल्ला बेटे अकमल, जीते रहे मेरा बच्चा। अच्छा, जैसे मैं कहूं कि ही इज, जैसे मैं कहूं कि ही इज एडिक्टेड टू स्मोकिंग, ये देखो जी, अब ये टू आ गया प्रेपोजिशन, और इसकी प्लेस देखो कैसी है, इस नाउन से पहले। और ये फिर कर क्या रहा है कि स्मोकिंग का ये पूरे का पूरा जो रिलेशनशिप है वो बाकी सेंटेंस के साथ बना रहा है। तो अली इज एडिक्टेड टू स्मोकिंग, ही इज एडिक्टेड टू स्मोकिंग। अच्छा, फिर हम बचपन से एक सेंटेंस लिखते आए हैं कि इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। ये देखो, अब ये जो सिंस है यहां पर प्रेपोजिशन है। कैसे पता चला? इसके फौरन इसके बाद में नाउन मौजूद है, ये नाउन से पहले आया हुआ है। और ये इस मॉर्निंग का रिलेशनशिप ये जो बाकी सेंटेंस है इसके साथ बना रहा है। ठीक है, एक और सेंटेंस देखो, ही कुड नॉट कम बिकॉज, नहीं बिकॉज नहीं, एक मिनट ठहरिएगा, ही कुड नॉट कम सिंस ही वॉज इल। ये देखो, अब इन दोनों सिंस के अंदर फर्क है मेरा बच्चा। ये हो गया सेंटेंस नंबर 1, और ये हो गया सेंटेंस नंबर 2। अब सेंटेंस नंबर 2 के अंदर ये जो सेंस है, ये वाला सेंस, ये ये कंजंक्शन है। कैसे पता चला? कि इससे इससे पहले भी एक क्लॉज मौजूद है और इसके बाद में भी एक क्लॉज मौजूद है। अब इस सेंस में और इस सेंस में फर्क है। ये जो दूसरा सेंस है, हाँ जी क्लॉज है। अब ये जो दूसरा सेंस है, ये वाला सेंस, ये कंजंक्शन नहीं है, ये प्रेपोजिशन है।
इसका कैसे पता चला कि इसके बाद क्लॉज मौजूद नहीं है, इसके बाद सिंगल नाउन मौजूद है। तो ऐसा वर्ड जिसके फौरन बाद नाउन, प्रोनाउन या जेरेंड आता है वो प्रेपोजिशन कहलाता है। अब और मिसालें इसकी देख लो, जैसे हम कहते हैं कि हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हो आप खुर्रम। यहां पर सेंस से भी पता चल रहा है कि सेंस का मतलब यहां पर बिकॉज है असल में। ठीक, ले जी। अब हम आते हैं, अब हमने प्रेपोजिशंस जो हैं इनको देखो, इसके बारे में, प्रेपोजिशन के बारे में ड्रामेबाजी भी ढेर सारी हो सकती है, कई कई दिन पढ़ाया जा सकता है, लेकिन हमने मेमोराइज करनी है, ये चीजें याद करनी है, तो उसके मैंने 5 मेथड्स बनाए हुए हैं। और ये भी 5 मेथड्स जो हैं ये बुक्स में नहीं आपको मिलेंगे, ये आपके उस्ताद के, आपके टीचर के इन्वेंटेड मेथड्स हैं ये। पहली गुजारिश अब ये है यहां पे कि जजाकल्ला बेटे, जजाकल्ला। अब पहली जो गुजारिश है वो ये है, प्रेपोजिशन को मैं बेसिकली ना 4 पार्ट्स में, 4 पार्ट्स में मैं डिवाइड करता होता हूं। पहला मेथड ये है कि उनका कोई ना कोई ग्रामेटिकल फंक्शन होता है, प्रेपोजिशंस की ये पहचान है। ठीक है, जैसे कि सेंटेंस है, ही ब्रोक हिज आर्म ड्यूरिंग द फाइट। यहां पर ये जो ड्यूरिंग है ये प्रेपोजिशन है। कैसे पता चला कि इसके बाद जो है नाउन आया हुआ है। अब एग्जामिनर आपको धोखा कैसे देगा? चले कर लें यार, कोई बात नहीं। देखो अकमल, मेरा कॉन्सेप्ट ये है, आप टीवी के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर डिफरेंट कुक्स को देखते हो जो कि अपनी सारी रेसिपी अच्छा, जो टीवी पे आते हैं कुक्स, वो अपनी सारी रेसिपी टीवी पे दिखा देते हैं कि जनाब बिरयानी ऐसे बनती है तो कढ़ाई ऐसे बनती है। सारे लोग देखते हैं ना, सुनते हैं ना उनको बेटे, जायका कैसे डालेंगे उन जैसा? अकमल खान और हिलाल, हाँ, ऐसी बात है। अच्छा, और दूसरी मेरी नीयत ये होती है कि अच्छा, और दूसरी मेरी नीयत ये होती है कि यार अगर कोई कॉपी कर लेता है, ले लेता है चीज, तो उससे स्टूडेंट्स का फायदा ही होता है ना। जो कॉन्सेप्ट्स उनके बिगड़े हुए होते हैं वो ठीक ही होते हैं ना, कोई बात नहीं। ये जो मेरे मतलब, जजाकल्ला बेटे, जजाकल्ला। तो ये ना मेरे जो मतलब बच्चे हैं ना, जो बहुत ज्यादा क्लोज फील करते हैं, वो इस चीज को मतलब इस पे एतराज करते हैं कि सर क्यों है उधर, वो क्यों ये नोट्स वहां भी पढ़ाए जा रहे हैं। तो उसका जवाब बेटे यही है, कोई बात नहीं, खैर है, दिल बड़ा करते हैं हम अपना। अच्छा जी, अब एग्जामिनर आपको जो इसका है धोखा का आपको कैसे देगा? देखो, ही ब्रोक हिज आर्म ड्यूरिंग ही वॉज फाइटिंग। अब ये सेंटेंस गलत है। जजाकल्ला बेटे, जजाकल्ला वकास। अब ये देखो, अब ये सेंटेंस इसलिए गलत है कि यहां जीते रहे मेरा बच्चा, जीते रहे, अल्लाह खुश रखे आपको, जीते रहे।
हाँ जी। तो हुजूर यहां पर ड्यूरिंग कंजंक्शन के तौर पर एग्जामिनर आपको देगा, और ड्यूरिंग क्योंकि कंजंक्शन है ही नहीं। जजाकल्ला बेटे, जजाकल्ला। ड्यूरिंग यहां पर कंजंक्शन है ही नहीं, लिहाजा ये सेंटेंस इनकरेक्ट है, और ये जो ऊपर वाला सेंटेंस है ये करेक्ट है। ये देखो जी, ठीक है। अब देखो सेंटेंस नंबर 3 देखो, ही ब्रोक हिज आर्म व्हेन ही वाज फाइटिंग। ये बिल्कुल ठीक है। व्हेन यहां पर आया है क्योंकि व्हेन कंजंक्शन है। अब एग्जामिनर आपको धोखा कैसे देगा यहां पे, ये सेंटेंस देखें, ही ब्रोक हिज आर्म व्हेन फाइटिंग। अब ये सेंटेंस गलत है, इनकरेक्ट है ये, क्योंकि व्हेन को यहां पर प्रेपोजिशन की तरह ट्रीट किया गया है, हालांकि व्हेन है ही कंजंक्शन। तो लिहाजा ये सेंटेंस नंबर 3 जो है ये करेक्ट है, और ये जो सेंटेंस नंबर 4 है ये इनकरेक्ट है। ये बात समझ लगी आपको? तो पहले हम जिस तरह आप लोगों को मैंने वोकैबुलरी की सेग्रीगेशन बताई थी ना, कि वोकैबुलरी को यूं यूं अलग करो, तो पहले हम उन प्रेपोजिशंस को अलग कर लेंगे कि जिनका कोई ना कोई ग्रामर का फंक्शन है, जिनका ग्रामेटिकल फंक्शन मौजूद है, हम उन प्रेपोजिशंस को अलग कर लेंगे, उनकी एक लिस्ट बना लेंगे। ये ड्यूरिंग व्हेन, ये तो एक पेयर मैंने आपको बताया ना, कि ड्यूरिंग जो है ग्रामर में वो प्रेपोजिशन है, और व्हेन जो है वो कंजंक्शन है। और आपको मिसाल दूं मैं, ये देखो दो सेंटेंसेस हैं, ही वॉज एब्सेंट ड्यू टू इलनेस, और हिज एब्सेंस वॉज ड्यू टू इलनेस। ये देखो, अब इनमें से पांचवें और छठे सेंटेंस में से एक सही है, एक गलत है। अब वो हमें कैसे पता चलेगा? हाँ बिल्कुल, खुर्रम रियाज में इतला, शाबाश मेरा बच्चा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन भी है, इस तरह भी पता चलेगा इन्वर्जन से। वेन की जगह वाइल भी आ जाए ना आमना, तब भी वो इनकरेक्ट ही होगा, वाइल ही वाज फाइटिंग ही होना चाहिए। वाइल फाइटिंग कहते हैं लोग, लेकिन वो एक इनफॉर्मल वे है, और एलिप्सिस का वे है वो। एलिप्सिस का मतलब होता है कि जब सेंटेंस में कोई पार्ट रिमूव कर दिया जाता है, तो व्हेन हो या वाइल हो, इनके बाद आने कंजंक्शंस ही होते हैं, फॉर्मल तरीका यही है। अब सेंटेंस नंबर 5 और 6 को देखो जरा आप लोग, ही वॉज एब्सेंट ड्यू टू इलनेस, और हिज एब्सेंस वॉज ड्यू टू इलनेस। इसमें से जो फिफ्थ सेंटेंस है वो इनकरेक्ट है, और जो सिक्स्थ सेंटेंस है वो करेक्ट है। अब इसकी भी ग्रामेटिकल रीजन है, और वो रीजन ये है कि आप बड़ा सादा सा एक उसूल है कि ड्यू टू इज इक्वल टू कॉज्ड बाय। अब देखो, जहां ड्यू टू को कॉज्ड बाय रिप्लेस कर लेगा, वहां ड्यू टू लग सकता है। जहां कॉज्ड बाय रिप्लेस नहीं करेगा, वहां ड्यू टू नहीं लग सकता। अब सेंटेंस नंबर 1 में ड्यू टू को कॉज्ड बाय से रिप्लेस करके देखो, ही वॉज एब्सेंट कॉज्ड बाय इलनेस। ये ठीक लग रहा है आपको?
या हिज एब्सेंस वाज कॉज्ड बाय इलनेस, ये ठीक लग रहा है आपको? बताओ। सिक्स्थ, ठीक है ना? अच्छा, तो ड्यू टू को आप कॉज्ड बाय से रिप्लेस करो, और जहां ड्यू टू कॉज्ड बाय से रिप्लेस हो जाता है वहां करेक्ट होता है। अब ये भी ग्रामेटिकल टोटका है ना। तो इस तरह हम प्रेपोजिशंस के चार पार्ट्स बनाते होते हैं। तो पहला पार्ट ये है कि हम उन प्रेपोजिशंस को अलग-अलग कर लेंगे। उन प्रेपोजिशंस को हम अलग अलग कर लेंगे सबसे पहले कि जिनका कोई ग्रामर में फंक्शन है, वो ग्रामर में जिनकी अहमियत है, वो सिर्फ इन ऑन एट नहीं है, उनका ग्रामर ग्रामेटिकली उनका एक वेट है, वेटेज है, वजन है उनका। ठीक। दूसरा मेथड ये है कि फिर हम उन प्रेपोजिशंस को अलग-अलग करेंगे। उन प्रेपोजिशंस को हम अलग अलग करेंगे कि जिन प्रेपोजिशन का मीनिंग है, सॉलिड मीनिंग। हम जनरली ये समझते हैं कि प्रेपोजिशन का कोई मीनिंग नहीं होता। एक बड़ी कैटेगरी प्रेपोजिशंस की ऐसी है कि जिनका मीनिंग भी होता है। जैसे कि विद के तीन मतलब आपके सामने मैंने लिखे हैं, विद के, ये देखो, विद के थ्री मीनिंग्स आपके सामने मैंने लिखे हैं। विद का मतलब साथ होता है, ये तो हर कोई जानता है। विद का मतलब यूजिंग भी होता है, विद का मतलब हैविंग भी होता है, विद का मतलब फीलिंग भी होता है। देखो, ही कट माई हेयर विद सीजर्स, यानी कि यूजिंग सीजर्स। अब आपको एग्जामिनर क्या कहेगा? वो सेंटेंस लिखेगा कि ही कट माई हेयर बाय सीजर्स। अब ये गलत है। क्यों? कि वो सीजर्स को यूज कर रहा है, तो लिहाजा विद का एक मतलब यूजिंग भी होता है। लिहाजा ये सेंटेंस नंबर 2 जो है ये इनकरेक्ट है। ठीक है। अच्छा, अब तीसरा फिक्रा देखो, द स्पीकर स्पोक विद कॉन्फिडेंस, यानी कि फीलिंग कॉन्फिडेंस। ये फिक्रा ठीक है। और एग्जामिनर आपको क्या देगा? द स्पीकर स्पोक इन कॉन्फिडेंस। ये देखो, अब यहां पर विद आना चाहिए क्योंकि विद का मतलब फीलिंग होता है। बात समझ लग रही है मेरी? बेटे, बात समझ आ रही है? बिल्कुल ठीक है। अब और सेंटेंस देखो, द मैन विद अ लॉन्ग बियर्ड appeared on the stage। अच्छा, अब यहां पर जो विद है उसका मतलब हैविंग है, यानी द मैन हैविंग अ लॉन्ग बियर्ड appeared on the stage। तो इस तरह हम उन प्रेपोजिशंस को भी सेपरेट कर लेंगे कि जिन प्रेपोजिशंस का प्रॉपर मीनिंग या सेंस मौजूद है। ठीक है। फोर्थ मेथड देखो जरा, ये सॉरी थर्ड मेथड हो रहा है, एक मिनट ठहरो, एक मिनट। मेथड 3, ये हो गया मेथड 4, ये हो गया मेथड 5,
ये हो गया मेथड 6। अच्छा, अब थर्ड मेथड जो है वो है वॉइस मेथड, VOICE, वॉइस मेथड। कुछ प्रेपोजिशन, अच्छा अब हम उन प्रेपोजिशंस को हम निकालेंगे बाहर कि जिनका बिहेवियर एक्टिव वॉइस में कुछ और होता है और पैसिव वॉइस में कुछ और होता है। मिसाल के तौर पे सेंटेंस देखो, सेंटेंस नंबर 1 है, द jury comprises 5 judges। अच्छा, और सेंटेंस नंबर 2 देखो, द jury is comprised of 5 judges। तो याद रखना कि कंप्राइजेस का वर्ड अगर एक्टिव वॉइस में आ रहा है तो उसके बाद कोई प्रेपोजिशन नहीं आएगा। अगर कंप्राइज का जो वर्ब है वो अगर एक्टिव वॉइस के फिक्रे में आया है तो उसके बाद NP यानी कि नो प्रेपोजिशन। अब एग्जामिनर बड़ा ही आसानी से आपको धोखा दे सकता है, द ज्यूरी कंप्राइजेज ऑफ 5 जजेस, गलत है वो। तो याद रखना कंप्राइज्ड के बाद ऑफ तब लगता है कि जब पैसिव वॉइस का फिक्र हो। द ज्यूरी इज कंप्राइज्ड ऑफ 5 जजेस। तो जब कंप्राइज पैसिव वॉइस में आता है तो फिर उसके बाद प्रेपोजिशन आता है ऑफ का। वो हिलाल अभी हम अलग करेंगे ना, वॉइस मेथड में, वॉइस मेथड के हेड में जो जो प्रेपोजिशंस आ रहे हैं उनको अब अलग करेंगे ना आगे जाके। और फिक्रा देख लो, ही मैरिड हिज चाइल्डहुड फियांसे। अच्छा, उसने शादी कर ली अपनी बचपन की मंगेतर से। अब ये देखो, मैरी का वर्ड जब एक्टिव वॉइस में आता है तो NP, नो प्रेपोजिशन। हो भी जाता है बेटे जबरदस्ती, कभी ना हो जाता है ऐसे। बचपन में भी वही मनहूस शक्लें देखो और सारी जिंदगी वही मनहूस शक्लें देखो। ही वॉज बिल्कुल ऐसा ही है। ही वॉज मैरिड विद या टू हिज चाइल्डहुड फियांसी। फाइनेंस लिख दिया मैंने, फियांसी। अच्छा, अब मैरी का वर्ड अगर पैसिव वॉइस में आता है, मैरी का वर्ड अगर पैसिव वॉइस में आता है तो फिर उसके बाद 2 प्रेपोजिशंस लग सकते हैं, एक विद का
और एक टू का, ये दोनों ठीक है। बात समझ आई? बात समझ लग रही है ना बेटे? चले, अब आते हैं हम फोर्थ मेथड पे। यह है कॉन्फ्लिक्ट का मेथड। इसमें ना आपने अकेले प्रेपोजिशन को याद नहीं करना, वर्ड को भी साथ याद करना है। जैसे कि मेड ऑफ और मेड फ्रॉम का जो डिफरेंस है, जो इनमें कॉन्फ्लिक्ट्स है वो क्या है। मेड ऑफ अब तब इस्तेमाल करो कि जब प्रोडक्ट में मटेरियल विजिबल हो, यानी जो प्रोडक्ट आपके सामने है अगर उसका मटेरियल नजर आ रहा है, विजिबल है, कायम और दायम है, तो फिर वो मेड ऑफ होता है। दिस वॉच इज मेड ऑफ स्टील। और अगर प्रोडक्ट में जो मटेरियल है वो विजिबल नहीं है तो फिर मेड फ्रॉम आता है। दिस पेपर इज मेड फ्रॉम वुड। मेड ऑफ और मेड फ्रॉम का फर्क देखो आप। अब ये सेंटेंस देखो, ह्यूमन बॉडी कंसिस्ट्स ऑफ सेल्स। अब चौथा फिक्रा देखो, बेटे वो जो खुर्रम रियाज मेतला, वो प्रोड्यूसर्स की बात हो रही होती है कि उनको बनाने वाला कौन है। उसमें मेड एज और मेड इन और मेड बाय, वो तीनों चीजें लिखते हैं। हाँ, उसमें मेकर की सेंस आती है। मैं यहां पर सेंस दे रहा हूं कि प्रोडक्ट और उसका जिस मटेरियल से वो बनी है, इन दोनों का क्लैश है। सक्सेस कंसिस्ट्स इन डिटर्मिनेशन। अब देखो, अब ये जो कॉन्फ्लिक्ट है वो कंसिस्ट्स ऑफ का और कंसिस्ट्स इन का है। तो याद रखना कि कंसिस्ट ऑफ तब आता है, देखो कॉन्फ्लिक्ट हुआ ना, ये तब आता है कंसिस्ट्स ऑफ के जब आप इंग्रेडिएंट्स की बात कर रहे हो, इज्जाए तरकीबी की बात कर रहे हो। और कंसिस्ट इन तब आता है कि जब आप डिपेंडेंस की बात कर रहे हो। ये देखो, अब इसका तर्जुमा सेंटेंस नंबर 3 का ये बनेगा कि इंसानी जिस्म मुश्तमिल होता है सेल्स पे, खुलियों पे मुश्तमिल होता है। और चौथे फिक्रे का मतलब यह बनेगा कि कामयाबी का इन्हसार मुस्तकिल मिजाजी पर है। कंसिस्ट इन का मतलब है डिपेंडेंस या इन्हसार होना। एक मिनट ठहरो जरा। कंसिस्ट ऑफ का मतलब है मुश्तमिल होना, और कंसिस्ट्स इन का मतलब है इन्हिसार होना। इन्हिसार होना या इन्हिसार करना। कंसिस्ट ऑफ और कंसिस्ट इन, तो ये कॉन्फ्लिक्ट्स हैं जो कि मैं आगे चल के ना आपको इनके बॉक्सेस बना के दूंगा कि चलो इस तो कॉन्फ्लिक्ट को कभी अकेला नहीं याद किया करते, उसको डबल डबल वे में या ट्रिपल ट्रिपल प्रेपोजिशंस के साथ याद करते होते हैं। ठीक है, अब आपने अकेला मेड ऑफ याद नहीं करना, मेड ऑफ और मेड फ्रॉम दोनों, इसी तरह कंसिस्ट ऑफ और कंसिस्ट्स इन दोनों। और आपको पता होना चाहिए कि कंसिस्ट ऑफ का मतलब जो है वो मुश्तमिल होना है, और कंसिस्ट इन का मतलब जो है वो इन्हिसार करना है।
बात समझ लगी? बात समझ आ रही है? ठीक है, शाबाश शाबाश। अच्छा, और पांचवा और आखिरी पॉइंट आज का है, फिर कुछ प्रेपोजिशंस ऐसे होते हैं जो ग्रुप में मौजूद होते हैं। स्टार्स जो है आसमान पे, जो सितारे हैं ना, उनकी टू टाइप्स हैं, ठीक है, उनके बिहेवियर की, कुछ होते हैं तन्हा और कुछ होते हैं ग्रुप्स में। और यही जो क्वालिटी है ये प्रेपोजिशंस के अंदर भी है, कि कुछ प्रेपोजिशंस पूरा पूरा ग्रुप बना रहे होते हैं, जैसे कि कीप ऑन, कीन ऑन, रिलाई ऑन, इंसिस्ट ऑन, फीड ऑन, डोट ऑन, इन सब, इस सारे ग्रुप के साथ ऑन आता है। ये मैं ग्रुप्स आपको दूंगा अभी, अब नोट्स आपको सेंड करूंगा ना, तो ये ग्रुप्स आपको मैं बताऊंगा। एक मिनट ठहरो, ये ग्रुप्स अभी दिखाऊं मैं आपको। नहीं नहीं, नहीं नहीं अकमल खान, कंपाउंड प्रेपोजिशन जो है ना वो और चीज है, वो और चीज है। ये है वो प्रेपोजिशन जो कि ग्रुप बनाते हैं। ये देखो, ये अब ये वो ग्रुप है कि जिसके बाद ऑन ने आना है। साइन ऑन, सिग्नेचर ऑन, लेसन ऑन, लेक्चर ऑन, डोट ऑन, बेंट ऑन। अच्छा, ये वो प्रेपोजिशन है जिनके बाद में ऑफ ने आना है। अफ्रेड ऑफ, अवेयर ऑफ, फॉन्ड ऑफ, प्राउड ऑफ, वर्थी ऑफ, टायर्ड ऑफ। अच्छा, फिर ये वो प्रेपोजिशन है जिनके बाद टू ने आना है। एक्लेमेट टू, फेमिलियर टू, कंफॉर्म टू, सीनियर टू, जूनियर टू, सुपीरियर टू, इंफीरियर टू। अच्छा, ये वो प्रेपोजिशन है जिनके बाद में विद आना है। ब्लॉक्ड विद, और कंपैटिबल विद, और कोप विद, और कॉन्ग्रुएंट विद, और क्लॉग्ड विद, और रैपो विद। हाँ, वही ना, आई और वर्ड्स के साथ टू आता था ना। अब हम इसे एज ए प्रपोजिशन देखेंगे अब। तो आई और वर्ड्स जो हैं, शाबाश शाबाश मितला। हाँ बुरहान, जजाकल्ला बेटे। तो ये जो ग्रुप बने हुए हैं ना, ये आपको बुक्स में मिलेंगे, ये मिल जाएंगे, बस इनको, इनकी मेथोडोलॉजी मैंने अलग की है सिर्फ, कि ये, तो फाइव, अब मैं ये कहता होता हूं कि फोर मेन मेथड्स हैं ये, जो प्रेपोजिशंस को मेमोराइज करने के हैं। और उस तरीके से आपने अब अपने नोट्स, एक तो मैं दे दूंगा, बाकी लाइफ टाइम रजिस्टर भी बनाते रहो। जैसे मेरी मैम ने मुझे कहा था जब एमफिल खत्म हुआ था, कि तुम लोगों का लाइफ टाइम सिलेबस ये है कि कोई भी नया नोबेल प्राइज विनर आए, और पुलिट्जर प्राइज विनर आए, और या पुलिट्जर कौन सा होता, बुकर प्राइज विनर आए, तो तुम लोगों ने पढ़ना है, ये तुम्हारा लाइफ टाइम होमवर्क है, ठीक है। तो इसी तरीके से ना, मतलब पोर्शंस बना लें चार अपने रजिस्टर में, कि यार ये इस ग्रामर मेथड कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं, इनकी मीनिंग और सेंस है, इनका वॉइस मेथड है, और इनका कॉन्फ्लिक्ट मेथड है। बाकी ग्रुप मेथड है और फॉल ऑफ प्रेपोजिशन का मेथड है, ये रटा है, ये रटे वाली चीज है। बेटे, अपनी मां के बाद जिस औरत की सबसे ज्यादा मैंने इज्जत की है ना, वो मेरी मैडम शाइस्ता है। तो आपको क्या पता ओशन ऑफ नॉलेज होता क्या है? मैं मिलता हूं उनसे, जमीन पे बैठ के ना उनके पैरों को हाथ लगाता हूं मैं। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही।
वो बेटे मैम शाइस्ता सिराजुद्दीन है, पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर की डीन रही हैं वो, और ऑक्सफोर्डियन है। अल्लाह हाफिज मेरा बच्चा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज बेटे, जीते रहे।